हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा हमारे पास होगा अब हम उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट जो भी यूज़र है उसको ज़्यादा आसानी से समझ सके, या फिर वो अलग अलग रिजल्ट्स उस डेटा से अगर निकालना है तो ग्राफ को देख के ज़्यादा आसानी से हम उसको समझ सकते हैं, या फिर ज़्यादा आसानी से हम कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं या किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। सो बेसिकली हम चार तरह के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है बार ग्राफ, उसके बाद है पाई चार्ट, देन नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ओजीव के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद द बार ग्राफ। बार ग्राफ में जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें बार्स होंगी, लाइन्स होंगी, और लाइन से ही मिलके कोई ग्राफ कंप्लीट बनेगा। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कहा गया कि ये वन डायमेंशनल होगा। वन डायमेंशनल का मतलब जो लाइंस होंगी उसके विड्थ से हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम उसका विड्थ आप कम कर दो, ज़्यादा कर दो, कोई मतलब नहीं, हमें केवल उसके लेंथ से मतलब होगा। दूसरी बात ये कि ये डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। हमने पढ़ा हुआ है डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़, तो बार ग्राफ डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। लास्ट में कहा गया कि या तो ये सिंगल भी हो सकता है, सिंगल बार ग्राफ हो सकता है, या फिर मल्टीपल बार ग्राफ भी हो सकता है। तो जब हम एग्जांपल के देखेंगे तब ये समझेंगे कि सिंगल बार ग्राफ क्या होगा और मल्टीपल बार ग्राफ क्या होगा। सो स्टार्टिंग विद सिंगल बार ग्राफ। अब तो हम समझते हैं कि बार ग्राफ बनता कैसे है और सिंगल बार ग्राफ हम किसको कहेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, एक्स की वैल्यूज़ हैं ABCD, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी है 8, 6, 3 एंड 5। कुछ भी समझ लीजिए कि मान लीजिए हमने एक बच्चे को कहा कि वो रैंडमली ABCD लिखे, और उसने बहुत सारे ABCD लिखा, और जब हमने लास्ट में चेक किया तो उसने A लिखा था 8 बार, B लिखा था उसने 6 बार, C लिखा था 3 बार, और D लिखा था 5 बार। तो मान लीजिए ये हमारे पास डेटा आ गया है। तो इसको हमने ये टेबल में हमने बना लिया। अब इसके बाद हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ के लिए बहुत सिंपल है, जो डेटा है ABCD इसको हम इस एक्सिस में लेंगे ABCD, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम दूसरे एक्सिस में लेंगे Y एक्सिस में। अब होगा क्या कि जैसे यहाँ पे A है, A की फ्रीक्वेंसी क्योंकि 8 है, तो अब हमें यहाँ पे A पे 8 की इतनी हाइट का, 8 हाइट का हमें एक लाइन खींच देना है। उस लाइन की विड्थ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये कहीं डिफाइन नहीं है कि ये 8 है तो ये विड्थ 1 होगा, 2 होगा, इससे कोई मतलब नहीं। विड्थ आप चाहे जितना करें। हाँ, एक चीज़ है कि इसका विड्थ आप जितना करेंगे सबका विड्थ आप उतना ही करें, सो दैट वो देखने में यूनिफॉर्म लगे। अदरवाइज इस विड्थ का इस बार ग्राफ में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो ये हो गया, एक हाइट हो गई A 8। उसके बाद हम देखते हैं कि B का हाइट होना चाहिए 6, तो यहाँ पे B हमने इसकी हाइट 6 हो गई। उसके बाद C है, अगेन इसकी हाइट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 है तो इसकी हाइट 3 हो गई। D की फ्रीक्वेंसी 5 थी तो यहाँ इसकी हाइट 5 हो गई। तो इस तरह से हमने ABCD लिखा और सबकी हाइट उनके फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दी। तो ये 4 बार्स बन गए, और 4 बार्स को मिला के हमारा ये बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज़ है कि हमने कहा था वन डायमेंशनल होगा, लेकिन कुछ लोगों को समझने में ऐसा लग सकता है क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, तो ये 2 डायमेंशनल है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि 2 डायमेंशनल ये तब होता जब ये जो बार है इसके विड्थ से भी हमें कोई मतलब होता। अगर हमें ये भी डिफाइन करना होता कि इसका विड्थ 1 होगा या 2 होगा, या सबका विड्थ अलग अलग होगा या क्या होगा, तब इसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारे बार्स की केवल हाइट से मतलब है, हमें उनके विड्थ से या उनके बीच के डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हम 1 डायमेंशनल कहेंगे। सो ये हो गया सिंगल बार ग्राफ। अब हम समझते हैं कि मल्टीपल बार ग्राफ कैसा बनेगा। मल्टीपल बार ग्राफ में अब क्या होगा कि किसी भी डेटा की 2 फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो मान लीजिए ऐसा कुछ है कि 2 बच्चे हैं, दोनों को हमने कहा कि रैंडमली ABCD लिखें। तो एक बच्चे ने जो ABCD लिखी उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, दूसरे बच्चे ने जो ABCD लिखी उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, और अब हम इन दोनों को मिला के एक बार ग्राफ बनाना है। तब हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जैसा हम पहले करते थे वैसे करेंगे, ABCD यहाँ पे होगा, और जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो हम यहाँ पे उसको लिख लेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो पहला बच्चा था जिसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, तो हम हर हर ABCD के सामने F1 और F2 दोनों लिख लेंगे, सो दैट हम F1 की फ्रीक्वेंसी और F2 की फ्रीक्वेंसी दोनों को एक साथ दिखा पाएँ। तो अब हम क्या करेंगे, A के लिए F1 की फ्रीक्वेंसी है 8 और F2 की फ्रीक्वेंसी है 4। तो A के लिए F1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 8, F2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। तो ऐसे ही B के लिए F1 की फ्रीक्वेंसी 6 है, F2 की फ्रीक्वेंसी 5 है। C के लिए F1 की फ्रीक्वेंसी 3 है, F2 की फ्रीक्वेंसी 7 है।
तो ऐसे ही जितनी भी हमारे पास डेटा होंगे, जितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने 2 फ्रीक्वेंसीज ली, यहाँ पे अगर एक और फ्रीक्वेंसी होती F3 तो यहाँ पे एक और, यहाँ पे साइड में एक और बार ग्राफ इस तरह से बन जाता। तो जितना भी डेटा हमारे पास होगा, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम बार ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मल्टीपल बार ग्राफ। इसके बाद हम पढ़ते हैं पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट में बेसिकली होता यह है कि एक सर्कल होगा और उस एक सर्कल में जितनी भी डेटा की वैल्यूज़ हमारे पास हैं उन सबको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, उनको सबको यहाँ पे हमको एरिया अलॉट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं A B C D E। तो इस सर्कल में हमको A B C D E सब के लिए एरिया अलॉट करना है। सपोज़ ये A है, यहाँ पे B होगा, यहाँ C होगा, यहाँ D और यहाँ पे तो E। तो इस तरह से हमको एक ही सर्कल के अंदर जितनी भी डेटा है उन सबको एरिया अलॉट करना है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो एरिया इनको अलॉट होगा या फिर ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा सेंटर में, जैसे ये A का एंगल हुआ, ये B का एंगल हुआ, ये C का, ये D का, ये E का, ये जो एंगल क्रिएट होगा या जो एरिया मिलेगा A B C D E को, वो इनके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब जितनी ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा उसका एंगल भी होगा, उतना ज़्यादा उसका एरिया भी होगा। तो ये एंगल, ये एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा है, डेटा के वैल्यूज़ हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन सारे फ्रीक्वेंसीज़ का पहले हम टोटल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे 8 + 18 + 14 + 20 + 12, जो आता है हमारे पास 72, ठीक है। अब एक बार हमारे पास ये टोटल आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि किसी भी सर्कल में जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो भी टोटल आएगा हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 72 है, तो 72 फ्रीक्वेंसी से अगर 360 डिग्री बनेगा तो हमें ये पता लगाना है कि एक फ्रीक्वेंसी से कितना एंगल बनेगा। तो ये एंगल होगा फिर 360 डिवाइडेड बाय 72, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो हमने 360 को 72 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा 5 डिग्री। तो 5 अंश का कोण वहाँ पे बनेगा। एक फ्रीक्वेंसी का मतलब 5 डिग्री। तो अब क्योंकि हमको एक फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है तो हम ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं सबका मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी 5 डिग्री हो गया तो 8 फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया 8 × 5, ये हो जाएगा 40 डिग्री। 18 का मतलब हो गया 18 × 5, 90 डिग्री, ठीक है। 14 का मतलब हो गया 14 × 5, 70 डिग्री। 20 का मतलब हुआ 20 × 5, 100 डिग्री। और 12 का मतलब हुआ 12 × 5, 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी डेटा वैल्यूज़ हैं सबकी एंगल्स आ गई। हमारे पास 40 डिग्री है, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 100 डिग्री और 60 डिग्री। हम इसका अगर टोटल करें तो ये हमारे पास 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो एक बार हमारे पास ये एंगल पता चल गया तो उसके बाद हमारे पास हमें ये पता होगा कि जो पाई चार्ट हमारे बनने वाला है उसमें कितना कितना एंगल कौन सा डेटा लेगा। तो ये हमारा पाई चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा सर्कल हो गया, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद ए को हमको 40 डिग्री देना है, तो यहाँ से हमने यहाँ से 40 डिग्री दिया ए को, ये 40 डिग्री हुआ, ये हो गया ए। उसके बाद हमें बी को 90 डिग्री देना है, तो यहाँ से बी को हमने 90 डिग्री ये ड्रॉ किया, 90 डिग्री, ये हो गया एरिया बी का। उसके बाद सी को हमको 70 डिग्री देना है, सो ये अगेन यहाँ से 70 डिग्री यहाँ कहीं हो जाएगा, ये 70 डिग्री, ये सी का एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद डी को हमको 100 डिग्री देना है, तो 100 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज ये 100 डिग्री हुआ, ये हो जाएगा डी। और बाकी जो बचा ई वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप 60 डिग्री बचेगा और ये हो जाएगा ई का एरिया। तो हमारे पास इस तरह से ए बी सी डी ई का पाई चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा का पाई चार्ट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम, जो बेसिकली कंटिन्यूअस डेटा सीरीज़ के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सीरीज़ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और उसका फ्रीक्वेंसी है, पहले का है 8, दूसरे का है 10, फिर 12, 7 और 5। तो इसके लिए हम हिस्टोग्राम प्रिपेयर करके देखते हैं कि हिस्टोग्राम कैसे बनता है।
बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो जो डेटा फ्रीक्वेंसी हमारे डेटा जो क्लास है हमारे पास 0, 10, 20, 30, 40, 50, उसको हम एक एक्स एक्सिस में डिनोट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50। याद रखिएगा 0 to 10, 10 to 20 ऐसा हमें नहीं करना, हमें लाइन से करना है 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमने दूसरे एक्सेस में लिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4 सब कुछ है, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे स्पेस का शॉर्टेज है तो हमने केवल 2, 4, 6, 8 ये सब डिनोट किया हुआ है। तो इसके बाद अब होगा क्या कि जो 0 to 10 है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो जैसा हम बार ग्राफ में करते थे सेम वैसे ही करेंगे। 0 to 10 की हाइट हम 8 तक लेंगे, तो हमने ये पूरा 8 तक हाइट लेके इसको शेडो कर दिया है। उसके बाद 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो हमने ये जो 10 to 20 है इसकी हाइट 10 तक ली है, ठीक है, और इसको हमने फिर से अगेन शेडो किया। उसके बाद 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी 12 थी, 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी 7 थी और 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी 5 थी। तो जितनी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट हम कर देंगे। तो इस तरह से हिस्टोग्राम बनता है। ये एक्चुअली है जो जिसमें ये जो क्लास का साइज़ है वो सेम है। अगर क्लास का साइज़ अलग होगा तो इतना आसानी से नहीं बनता, लेकिन क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है या फिर उतना डिटेल में या उतने डेप्थ में कभी नहीं पूछा जाता, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी ये क्लास का साइज़ सेम होगा, मतलब ये जो बीच का डिफरेंस है वो सेम होगा, तो आप इतने सिंपल तरीके से हिस्टोग्राम बना सकते हैं। एक इसमें पॉइंट ये है, मान लीजिए ये जो सीरीज़ आपको दिया है ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये 0 to 10 और अगला यहाँ पे 11 to 20 है, फिर 21 to 30 है, फिर 31 to 40 है और फिर 41 to 50 है। तो इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 10 और 11 के बीच का डिफरेंस 1, 20 और 21 के बीच का डिफरेंस 1, 30 और 31 के बीच का डिफरेंस। तो क्योंकि सारे डिफरेंसेस 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी अपर लिमिट्स हैं इसमें हम इसका आधा प्लस कर देंगे और जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं उसमें हम इसका आधा माइनस कर देंगे। तो उससे ये हो जाएगा कि ये जो जितनी भी अपर लिमिट्स हैं ये हो जाएंगे 10.5, 20.5, 30.5, 14.5 और 50.5। और सिमिलरली जो लोअर लिमिट्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो ये जो 0 है वो हो जाएगा -0.5, ये जो 11 था ये हो जाएगा 10.5, 21 हो जाएगा 20.5, 31 हो जाएगा 30.5 और जो 41 है ये हो जाएगा 40.5। तो इस तरह से ये जो सीरीज़ हमारे पास पहले इंक्लूसिव सीरीज़ थी, अब वो हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, क्योंकि ये 10.5 में पहला क्लास ख़त्म हो रहा है, तो वहीं से दूसरा क्लास शुरू भी हो रहा है। ये 20.5 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये 25 पॉइंट पे ही से शुरू हो रहा है। तो ये इस तरह से हम इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम बनाने का तरीका वैसा ही होगा जैसे हमने अभी देखा। तो इस तरह से हिस्टोग्राम प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ओजीव, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब, हम जब पहली फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो केवल पहली फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। जब हम अगले स्टेप में जाते हैं, दूसरी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो हम पहली और दूसरी दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं। जब हम तीसरे स्टेप में जाते हैं हम तो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो हम अभी एग्जांपल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं ओजीव कैसे प्रिपेयर होगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, ठीक है। ये कंटिन्यूस डेटा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और उसका फ्रीक्वेंसी है 8, 12, 15, 11, 6, ठीक। तो एक चीज़ तो ये समझिए कि जब भी ओजीव प्रिपेयर करना होगा हमें, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा ग्राफ प्रिपेयर करना होगा, तो उसके लिए हमको कंटिन्यूस सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हम डिस्क्रीट सीरीज़ में नहीं बनाएंगे, हमेशा कंटिन्यूस सीरीज़ में बनाएंगे। तो हमारे पास एक कंटिन्यूस सीरीज़ है, अब इससे हमको ओजीव प्रिपेयर करना है। तो ओजीव बेसिकली दो टाइप का बनेगा। एक होता है लेस देन ओजीव, दूसरा होता है मोर देन ओजीव। लेस देन ओजीव का ये मतलब है कि किसी भी नंबर्स से छोटे नंबर्स कितने हैं हमारे पास। मतलब हम ये इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास 0 से छोटे कितने नंबर्स हैं, हमारे पास 10 से छोटे कितने नंबर्स हैं, हमारे पास 20 से छोटे कितने नंबर्स हैं, सिमिलरली 30, 40 और 50 से छोटे नंबर्स हमारे पास कितने हैं। सिमिलरली
मोर देन ओजीव में क्या होगा, हम ये बताएंगे कि हमारे पास 0 से बड़े कितने नंबर्स हैं, हमारे पास 10 से बड़े कितने नंबर्स हैं, हमारे पास 20 से बड़े कितने नंबर हैं, सिमिलरली 40 से 30, 40 और 50 से बड़े कितने नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। शुरू करते हैं लेस देन टाइप से। तो इसको हमने ये जो टेबल है इस फॉर्म में बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50 की समझने में हमको आसानी होगी। और ये जो फ्रीक्वेंसी थी 8, 12, 15, 11, 6 हमने यहाँ बीच में लिख लिया है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, 0 to 10 के बीच में यहाँ पे टोटल 8 डेटा हमारा है, ठीक है। 0 to 10 के बीच में 8 डेटा है, 10 to 20 के बीच में 12 डेटा है, मतलब 12 नंबर्स वहाँ पे रखे हुए हैं। 20 to 30 के बीच में 15 नंबर रखे हुए हैं। 30 to 40 के बीच में 11 नंबर है, और 40 to 50 के बीच में 6 मतलब 6 नंबर यहाँ पे रखे हुए हैं। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि लेस देन 0, ठीक है, 0 से छोटे कितने नंबर्स हमारे पास हैं। तो ये 0 है, 0 से छोटा मतलब इसके लेफ्ट साइड में, क्योंकि पूरा डेटा इसके राइट साइड में है। इसका ये मतलब हुआ कि एक भी डेटा 0 से छोटा नहीं है, ठीक है। टेबल में भी देख के समझ सकते हैं, हमारा डेटा 0 to 10 है, ठीक है। 0 से पहले का कोई डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए 0 से छोटे कितने नंबर्स हैं, लेस देन 0, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 0, ठीक। तो ये हो जाएगा पहला फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम समझते हैं लेस देन 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 है, लेस देन 10 मतलब 10 के लेफ्ट साइड में। तो 10 से पहले यहाँ पे 8 नंबर हैं जो 0 और 10 के बीच में है, तो ये सारे 8 नंबर 10 से छोटे होंगे, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 8, ठीक। यहाँ पे हम टेबल देख के भी समझ सकते हैं कि 0 to 10 के बीच में 8 नंबर्स हैं, तो ये जो 8 नंबर्स हैं ये 10 से छोटे होंगे। इसके बाद अगर हम 20 से छोटे की बात करें, तो 20 से इधर हम 8 और 12 दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 20। टेबल से भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास 8 है, ये 12 है, ठीक है। तो ये 0 to 10 है, ये 10 to 20 है, तो ये सारे नंबर्स 20 से छोटे होंगे, तो 8 + 12 ये हो जाएगा 20। इसके बाद 30 से छोटे नंबर्स हम देखना है, तो 30 से लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो 8 + 12 + 15, तो ये आ जाएगा 35। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात मैंने की थी कि हम फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हैं, सेम वैसा ही हो रहा है। 20 ऑलरेडी हो चुका था, हमने उसमें इस 15 को भी ऐड कर दिया, तो ये 35 हो गया। सिमिलरली लेस देन 40 की बात करें, तो 40 के लेफ्ट साइड में 35 हम यहाँ तक ऐड कर चुके थे, इसमें हम इस 11 को भी ऐड कर देंगे, तो नाउ इट बिकम्स 46। और लास्ट में 50 से कम कितने नंबर्स हैं, तो इस 6 को भी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 52। तो इस तरह से हमारे पास डेटा रेडी हो गया, ठीक। इसको आप टेबल से भी बना सकते हैं, क्योंकि 0 सबसे छोटा नंबर है, तो उससे छोटा तो कोई नंबर होगा ही नहीं, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0, मतलब लेस देन 0 का हमारे पास कोई नंबर नहीं है, ठीक है। 10 से कितने नंबर छोटे हैं, तो ये हो जाएगा, ये जो 8 है ये आ जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। उसके बाद इस 8 को आप 12 पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 को 15 पे ऐड करेंगे तो 35, 35 + 11 46, 46 + 6 52, तो ये हो जाएगा आपका लेस देन टाइप का डेटा। इसके बाद हम आते हैं मोर देन टाइप में। तो क्योंकि हमने लेस देन टाइप 0 से शुरू किया था, मोर देन टाइप का डेटा अगर हमें प्रिपेयर करना है, हम तो 50 से शुरू करेंगे तो हमको ज़्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि कितने नंबर हैं जो 50 से बड़े हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम अगेन यहाँ पे 50 पे हमारे सारे नंबर ख़त्म हो जा रहे हैं, 50 के राइट साइड में हमारा एक भी नंबर नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0, मतलब ऐसा हमारे पास एक भी नंबर नहीं है जो 50 से बड़ा हो। इसके बाद अब हम आते हैं कि 40 से बड़े कितने नंबर हैं, तो ये जो 40 से 50 के बीच में 6 नंबर है हमारे पास, ये 40 से बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 40 के राइट साइड में 6 नंबर्स हैं, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 30 से बड़े कितने नंबर हैं, तो 30 से बड़े ये 6 भी हैं और ये 11 भी हैं, तो 6 + 11 ये हो जाएगा 17, ठीक। अगर हमको टेबल से समझना हो तो हम ऐसे समझेंगे कि 30 से बड़े ये भी हैं, ये भी हैं, तो 11 + 6 ये हो जाएगा 17। उसके बाद 20 से बड़े कितने नंबर हैं, तो ये है 20, इसके राइट साइड में 6 और 11 को हम ऐड कर चुके थे, 15 को भी ऐड कर देंगे, तो 17 + 15 हो जाएगा 32। इसके बाद हम देखते हैं कि 10 से बड़े कितने नंबर होंगे, तो हम 32 यहाँ तक ऐड कर चुके थे, इस 12 को भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी 10 के उधर है,
तो इस 12 को भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44। और लास्ट में 0 से बड़े कितने नंबर होंगे, तो 44 ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक हो चुके हैं। ये जो 8 नंबर्स यहाँ पे हैं ये भी 0 से बड़े हैं, 0 के राइट साइड में है, तो ये 44 + 8 ये हो जाएगा 52। तो इसको भी अगर आप टेबल से देखें तो ये समझ सकते हैं कि 50 सबसे बड़ा नंबर है, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 0। ठीक है, 40 से बड़े नंबर्स होंगे, ये जो 40 to 50 है वो 6, उसके बाद ये जो 6 है 6 + 11 17, 17 + 15 32, 32 + 12 44, 44 + 8 52। ठीक है, तो ये आपका डेटा प्रिपेयर हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो लेस देन टाइप में सबसे आखिरी नंबर होगा, मोर देन टाइप में सबसे पहला नंबर भी वही होना चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो डेटा प्रिपेयर किया है लेस देन या मोर देन ओजीव के लिए, वो दोनों डेटा सही प्रिपेयर किया है। तो अब हमें लेस देन टाइप के लिए और मोर देन टाइप के लिए, दोनों टाइप के ओजीव के लिए डेटा मिल गया। अब हम समझेंगे कि इस डेटा से हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ये x की वैल्यू है, ये लेस देन ओजीव टाइप का डेटा है और ये मोर देन ओजीव टाइप का डेटा है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि कभी भी हम जब लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव दोनों के टाइप के डेटा को ऐड कर देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है वो आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ 0 + 52 किया तो 52 आया, 8 + 44 किया तो भी 52 आएगा। ठीक है, 20 + 32 करेंगे तो भी 52 आएगा। और ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास टोटल 52 नंबर्स थे। ठीक है, और उस 52 नंबर्स में से, ठीक है, अगर हम ये कहें कि 10 से बड़े कितने नंबर्स हैं 44, और 10 से छोटे कितने नंबर्स हैं 8। ठीक है, तो 10 से बड़े नंबर्स और 10 से छोटे नंबर सबकी अगर हम काउंटिंग करें तो टोटल जो नंबर्स हैं हमारे 52, तो वो 52 आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए किसी भी नंबर में अगर आप लेस देन और मोर देन ओजीव के जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ऐड करेंगे तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, एक ही टोटल मिलेगा। तो ये हमारे पास लेस देन और मोर देन दोनों टाइप का डेटा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी है। अब हम देखेंगे कि इससे हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं लेस देन टाइप का। तो हमने ये एक्स और वाई एक्सिस में यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, और क्योंकि हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 52 तो भी आता है, तो हमने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए डेटा ले लिया है, उसके लिए नंबर्स ले लिए हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं 0 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होगी, तो 0 की फ्रीक्वेंसी 0 ही है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक, दूसरा 10 की फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम 8 आ जाएगी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक, तीसरा 20 की फ्रीक्वेंसी 20 है, तो ये जो 20 है इसकी फ्रीक्वेंसी 20 यहाँ कहीं पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ कहीं पे 20 होगा, तो यहीं बीच में ये 20 आ गया। उसके बाद 30 की फ्रीक्वेंसी 35 है, सो यहाँ कहीं पे ये 35 आएगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 35। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका चौथा पॉइंट। उसके बाद 40 की फ्रीक्वेंसी है 46, तो यहाँ 48 के नीचे यहाँ कहीं पे 46 होगा, जो यहाँ पे 40 की फ्रीक्वेंसी होगी। और लास्ट में 50 की फ्रीक्वेंसी है 52, तो यहाँ कहीं पे 52 होगा, जो टी की फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये हो जाएगा लेस देन टाइप का डेटा। ठीक, और इसको हम सीधे लाइन से ज्वाइन कर देंगे, याद रखिएगा इसको हमेशा सीधे लाइन से ज्वाइन करना है। यहाँ से यहाँ एक सीधा लाइन, यहाँ से यहाँ एक सीधा लाइन, तो एक ये जो टेढ़ा मेढ़ा से एक लाइन बनेगा, इसको हम कहते हैं लेस देन टाइप का ओजीव। तो ये हमारा लेस देन टाइप का ओजीव हो गया। इसके बाद हम मोर देन टाइप का ओजीव देखते हैं। मोर देन टाइप के ओजीव में 0 की फ्रीक्वेंसी है 52, तो 0 यहाँ पे है, यहाँ कहीं पे 52 होगा, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट यहाँ कहीं पे बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10 की फ्रीक्वेंसी 44 है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी यहाँ कहीं पे आएगी, ये ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक, उसके बाद 20 की फ्रीक्वेंसी 32 है, सो ये आएगा यहाँ कहीं पे 20 की फ्रीक्वेंसी 32। 30 की फ्रीक्वेंसी है 17, जो यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद 40 की फ्रीक्वेंसी है 6 और 50 की फ्रीक्वेंसी है 0। तो ये हमारा मोर देन टाइप का ओजीव हुआ। अगेन हम इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ से, जो भी ये टेढ़ा मेढ़ा हमारा लाइन आएगा, ठीक है, मतलब ये तो स्ट्रेट लाइन से होंगे, लेकिन क्योंकि ये लाइन और ये लाइन सेम नहीं होंगे, तो वो
टेढ़ा मेढ़े लाइन होते हैं, मतलब पहला लाइन ऐसा गया फिर दूसरा लाइन ऐसा गया, तो ये जो दो अलग अलग हमको ग्राफ मिले, ये हमारा लेस देन टाइप का ओजीव हुआ, ये हमारा मोर देन टाइप का ओजीव हो गया। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है ये है लेस देन टाइप का ओजीव और ये जो दूसरा है ये है मोर देन टाइप का ओजीव। तो इस तरह से ओजीव प्रिपेयर होता है और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका एक इम्पॉर्टेंस है। जब हम आगे पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि जहाँ पे ओजीव क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पे ज्वाइन होते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो ये हुआ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, या यूँ कहें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हमने पढ़ा बार ग्राफ के बारे में, हमने पढ़ा पाई चार्ट्स के बारे में, हिस्टोग्राम के बारे में और ओजीव्स के बारे में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक्स। थैंक यू, जय हिंद।